अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आस्क यूएई टू रोल ओवर 3 बिलियन डेट मिनिस्टर। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमें न्यूज कटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखने को मिले तो हमारे को साफ तौर पर नजर आएगा कि पाकिस्तान ने यूएई से कहा है कि भैया मेरा जो $3 बिलियन का जो डेट है उसे आगे बढ़ा दो। अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि इस डेट को पे कर सके, इस कर्ज को पे कर सके। और ये असलियत में फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा है। और ये खबर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई अल्टीमेटली इसे मतलब जो पॉइंट आउट करने वाली बात है वो ये कह रहे हैं गौहर एजाज कि रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट, जिसमें ये कह रहे हैं कि यूएई अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड मी दैट पाकिस्तानीज हैव हैड invested $10 billion in the real estate when I requested the rollover during the visit of UAE for trade accord। मतलब दैट इज द मेन पॉइंट कि भाई असलियत में पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने यूएई के रियल एस्टेट में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कैन यू इमेजिन? और उसके बाद $3 बिलियन के लिए पाकिस्तान एज अ कंट्री रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया कैसे भी करके ये लोन माफ कर दीजिए। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दबाव पड़ रहा है। यहां तक की एंकरिंग मैंने की। आगे का सबसे पहला जवाब मुजफ्फर भाई से मांगूंगा और उसके बाद की एंकरिंग रिबाहा जी को सौंपते हैं और मैं भी इसमें पैनलिस्ट की फॉर्म में शामिल होता हूं। मुजफ्फर भाई, इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, अपने चैनल के ऊपर हमें बात करने का मौका दिया। थोड़ी सी डिटेल के अंदर मैं जाऊंगा कि ये जो आपने गौहर एजाज साहब की बात की, इन्होंने बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल सही है। और इसी सिलसिले में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है यूएई गवर्नमेंट को, एक लेटर लिख के उसमें रिक्वेस्ट की है। और उसमें कहा गया है कि जो $2 बिलियन फौरी तौर पर, एक तो 17 तारीख को जिसकी डेट जो है वो खत्म हो रही थी, और दूसरा जो $1 बिलियन है वो उसकी जो है वो तारीख खत्म हो रही थी 23 तारीख को। तो इन दोनों के बारे में रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है इस वक्त कि हम आपको जो है वो फौरी तौर पर ये आपका जो लोन है वापस कर दें, तो हमें आप 1 साल के लिए इसको रोल ओवर कर दें। और उसमें जो मैं आपको बताता चलूं कि जो $1 बिलियन जो अभी फौरी तौर पर खत्म हो रहा है 17 तारीख को, उसके ऊपर जो मार्कअप की शरह है वो 3% है। और जो 23 तारीख को जिसकी डेट जो है वो खत्म हो रही थी, वो उसके ऊपर जो मार्कअप है वो 6.5% है। आप देख ले कि वो पाकिस्तान ने कहा कि जी भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको ये वापस कर दें, तो आप मजबूरी है। और मुझे मार्कअप बताइए, मार्कअप समझाइए, मैं समझा नहीं। जो हमने जो पैसे ये लिए हैं, इसका हमने सूद भी देना है। जो सूद है 3% सूद ये पहले का है, जो अभी 17 तारीख को जो खत्म हो रहा है $1 बिलियन। और जो दूसरा $1 बिलियन है जो 23 तारीख को जिसकी तारीख खत्म हो रही है, उसके ऊपर 6.5% जो है वो सूद वो भी पाकिस्तान ने देना। पाकिस्तान ने कहा जी मैं अपना सूद ये जो है वो अगले साल का वो आपको दे देंगे, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया अभी देख रहा था पाकिस्तान का, तो इसके ऊपर खुशखबरी एक ऐसे जो टिकर चल रहा था कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी कि जो इसने यूएई ने रजामंदी का इजहार कर दिया कि वो रोल ओवर कर। अब देखें इसमें क्या खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों के इससे क्या गर्ज है कि वो देता है कर्जा या माफ करता है, यानी माफ तो खैर उन्होंने नहीं करना, उन्होंने रोल ओवर करने की बात की है। और हमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान लोग जो है वो उसके ऊपर खुशी मनाएं कि हमारा जो कर्जे की मियाद है वो 1 साल और बढ़ा दी गई है। इसमें मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो सरकारी मुलाजम है या दीगर, जो अभी इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी मुश्किल से जो फंड वो जारी किया, और वो भी $700 मिलियन हमने आईएमएफ से दोबारा से कर्जा लिया। हमने आईएमएफ से काफी पहले आपको पता है कि कर्जा ले चुके हैं हम, लेकिन अभी फौरी तौर पर अपने मामलात को चलाने के लिए पिछले हफ्ते हमने
$700 मिलियन दोबारा से IMF से कर्जा लिया है। और टोटल इस वक्त जो पिछले साल के दादो शुमार हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर टोटल जो लाइबिलिटीज हैं वो $223 बिलियन हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त लाइबिलिटीज हैं वो $223 बिलियन पाकिस्तान ने IMF, वर्ल्ड बैंक और इस तरह चाइना, UAE, सऊदी अरब, कतर, इन सब के पाकिस्तान ने देने हैं। लेकिन हमारे जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व की जो सिचुएशन है वो बताया तो ये जा रहा है कि हमारे पास $13 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, लेकिन उसमें से जो $8 बिलियन हैं वो स्टेट बैंक के पास हैं और $5 बिलियन जो हैं वो हमारे जो निजी बैंक हैं उनके पास हैं। और ये जो $8 बिलियन हमारे स्टेट बैंक के पास हैं उसमें से $2 बिलियन सऊदी अरब के हैं कि जो उसने बोला हुआ कि आपने इनको हाथ नहीं लगाना, ये सिर्फ आपने वहां पर रखे हुए हैं कि आपको पता चले कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं। और इसी तरीके से चाइना से भी हमने कुछ पैसे ऐसे लिए हुए हैं कि जो हम खर्च नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमने अपने रिजर्व के तौर पर रखे हैं कि जी दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन रिजर्व हैं। और दूसरी जो मेन जो रीजन है पाकिस्तान की ये जो इकोनॉमी की जो इस वक्त डाउनफॉल है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत कम है और इंपोर्ट ज्यादा। ये आप जो इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट इसको बोलते हैं, ये तकरीबन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $27 बिलियन के करीब है, जबकि इंपोर्ट हमारी जो है वो $40 बिलियन के करीब है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो इतने पैसे पाकिस्तान के बाज दफा नहीं होते कि जो चीजें हम चाइना से या दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे रिजर्व हमारे पास इतने नहीं होते कि हम उनको पे करके तो अपनी चीजें जो है वो ले सकें। ये इस वक्त करंट जो सिचुएशन है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान अब इस हालात में पहुंच चुका है, इस नहज पर पहुंच चुका है कि हम अब रोल ओवर करने के ऊपर भी जो डेब्ट है उसके ऊपर भी हम खुशियां मना रहे हैं। हम यहाँ पर जश्न मनाए जा रहे हैं कि जी 1 साल के लिए मजीद हमें कर्जा जो है 2 बिलियन या 3 बिलियन का जो है उसने बोल दिया है जो UAE ने। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है। बहुत ही मुझे दुख हुआ खासतौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर ये इस चीज को देखकर कि जी खुशखबरी क्या है जी, रोल ओवर कर दिया 1 साल के लिए जो लोन है। तो बहुत मैं इस पर भाई मेरा एक क्वेश्चन है। पहली बात आपने कहा सूद, इंटरेस्ट जी। इस्लाम में तो पहली बात इंटरेस्ट हराम है, तो ये हम क्या सही वर्ड यूज कर पा रहे हैं या ये UAE ने कोई और मामला था और पक्का ये इंटरेस्ट ही लिया था? क्योंकि इंटरेस्ट फ्री दिया तो कंफर्म कीजिए। और दूसरा मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि वो जो $3 बिलियन की आप बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली 2019 या 18 में ईयर भूल रहा हूं, सऊदी अरेबिया से आपके यहां पर अप्रोक्सीमेट $6 बिलियन का एक पैकेज आया था जिसमें $3 बिलियन कर्जा था और $3 बिलियन सऊदी अरेबिया आपके सेंट्रल बैंक में रखेगा ताकि उसे आप खर्च ना करें, दुनिया को दिखा सकें कि $3 बिलियन हमारे अकाउंट में है। तो वो $3 बिलियन भी पॉसिबली आपके नहीं है, वो सऊदी अरेबिया के हैं। तो सूद वाला जो पार्ट है वो बताइए जरा। देखें कहने के तो पाकिस्तान जैसे कि कहा जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इस्लाम के अंदर जैसे आपको पता है कि सूद को हराम करार दिया है। इसके ऊपर हमारी जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है पाकिस्तान के अंदर उसने भी एक फैसला जारी किया था कि जो आइंदा जितनी भी डीलिंग होगी वो सूद के बगैर होंगी। लेकिन इंटरनेशनल अगर आप कोई भी IMF से भी कोई लोन लेते हैं या दुनिया के कोई भी मुल्क है, बेशक वो UAE है, सऊदी अरब है, वो हमें कोई बगैर सूद के नहीं देता, तो वो भी हमसे इंटरेस्ट लेते हैं। तो उस वजह से ये जाहिर है ये चीजें चलती हैं। इसके ऊपर मैं अब क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों मुल्कों के आपस में ये तजारती मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं और वो इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं। 3% एक बिलियन के ऊपर 3% का जो मुआहदा हुआ, दूसरे के ऊपर जो है 6.5% का मुआहदा हुआ। इसी तरीके से जो हमने सऊदी अरब से भी लोन लिए हैं वो उन्होंने कौन सा हमें बगैर इंटरेस्ट के दिए हैं, तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। कहने को तो ये है कि वो भी इस्लामी मुल्क है, ये भी इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के अंदर सूद हराम है, लेकिन वो भी सूद ले रहे हैं, ये भी सूद दे रहे हैं। और सूद के बारे में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसका जो कम से कम जो गुनाह है अपनी माँ के साथ जना करने के बराबर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों ये सारी चीजों को ऐसे कर रहे हैं। या तो फिर ये बोल दें कि जी हम इस्लामी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान अपने नाम के साथ से हटा ले,
तो फिर तो ये सारी चीजें जायज है। अब अपने आप को कहते भी हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, और काम भी फिर वो सारे के सारे इस तरीके से करते हैं कि जो कि इस्लाम के अंदर मना है। जी। अच्छा मुजफ्फर भाई, जैसे सूद वाली बात आपने की है, तो ये जब से पाकिस्तान कयाम में आया तब से हम देख रहे हैं सूद तो हमारे मजहब में आपको पता है जैसे आपने कहा हराम है, लेकिन फिर भी हम यही देखते हैं कि लोग हमारा कंट्री जो चल रहा है वो सूद के निजाम पर ही चल रहा है, और लोग धड़ाधड़ इस चीज को बॉदर नहीं करते बल्कि वो इस तरह सूद के निजाम को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान का निजाम चाहे वो लॉन हो, यानी कि हमारा जो निजाम है, वरना तो हम कब के डिफॉल्ट कर चुके होते, क्योंकि पिछले साल जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं और हमने काफी प्रोग्राम्स भी किए हैं, आपने भी किए हैं, हरी मोहन जी ने भी किए हैं, हमने भी किए हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करता, और जो पाकिस्तान की जो बेस है इकोनॉमी वाइज वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। यूएई, सऊदी अरब जैसे $3 बिलियन जो है हमारे खजाने में पड़े हुए, लेकिन हम उसको चाहकर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे है ही नहीं। जब अपनी चीज होगी तो ही हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना, आम आवाम का तभी भला कर सकते हैं। अब चाइना के जो जिस तरह वो हमें ज्यादा वो इंटरेस्ट पर चीज देकर हमें खरीद लेता है, और हम मजबूरी के तौर पर जो है उनसे चीज जो है वो खरीद लेते हैं, और क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे पास पैसे नहीं है, उनको जो है लोन की सूरत में देंगे, उसमें सूद पड़ेगा। हम इन चीजों पे तो मतलब वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में हर इंडिविजुअल और बड़े बड़े जो सियासतदान है वो भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट यानी कि मजहब के नाम पर, जब उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है वहां पर वो मजहब को ऐड कर देते हैं, और जहाँ पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता वहां पे वो मजहब को निकाल देते हैं। तो सर ये एक पहलू है कि पाकिस्तान इसको कैसे ओवरकम करे। जैसे आपने ये बात की है कि पाकिस्तान या तो इस चीज से कह दे कि हम इस्लामिक कंट्री नहीं है, या तो फिर ये पूरी तरीके से डिक्लेयर करे ना, जैसे तालिबान जो है वो जो आपको पता है शरिया निजाम यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इंडिविजुअल होकर सिर्फ होस्टिंग कर रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं ये बात कर रही हूँ, हालांकि मैं खुद भी इसकी वो हक में नहीं हूँ कि यहाँ पर शरिया निजाम है, सबसे पहले तो हमें ही उठा दिया जाएगा। और आपको पता है कि तालिबान जो है खवातीन के साथ जो है जिस तरह सलूक कर रहे हैं, अफगानिस्तान में हमने देखा है कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे बैन लगाया गया खवातीन के। तो मुझे इस कदर अफसोस होता है कि आखिर जो सोसाइटी है वो कहाँ पर जा रही है। मैं पर्सनली तौर पे उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि आपको लगता है कि हम अपने सोसाइटी में रिफॉर्म लेकर आएंगे? और ये खवाचार कहाँ है? खवातीन है तो खवाचार के साथ क्या हो रहा है? सर खवातीन बोला है, जुबान फिसल गई है मेरी, क्या हो गया सर? समझ आ गई है ना, लोगों को समझ आनी चाहिए बस मेरी बात की। जैसे पाकिस्तान समझाना चाह रहे हैं कि वो एक इस्लामी कंट्री है, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद जो है वो सूद पर काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का निजाम जो है वो इंटरेस्ट पे चल रहा है। इसको आगे कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे रिफॉर्म आ सकता है? सर आपसे भी ये मेरा यही सवाल होगा, लेकिन पहले मैं मुजफ्फर भाई से करूंगी। मुजफ्फर भाई इसको 2 मिनट में जरा अपने अल्फाज में बताइएगा, फिर डॉक्टर साहब आप इसको बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान के जो हर बैंक है ना, वो अपने नाम के साथ इस्लामिक बैंक बोलता है, और काम सारे के सारे एक जो आम कमर्शियल बैंक है वही हो रहे हैं वहां पर। और वहां पर लोग जो है वो अपने पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि ये इस्लामिक है, तो वो हमें जब मेरी अक्सर उनसे जब बात होती है तो वो हमें कोई ना कोई जो बड़े उलमा कराम हैं उनके फतवे उनके पास होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरीके से, अगर इस्लाम के अंदर एक चीज को मना कर दिया गया है तो कैसे उसको वो जायज करार दे देते हैं। तो उनके पास अब देखें कि मिजान बैंक में उसकी मिसाल दूं, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बैंक है, तो वो सारी की सारी चीजें, जैसे वो गाड़ियां भी वो देता है, इसी तरीके से हाउस के ऊपर भी देता है, और आप अगर डिपॉजिट वहां पे अपने पैसे करवाते हैं उसके ऊपर भी वो आपको जो है वो प्रॉफिट देता है। तो उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जी ये देखे जी, मौलाना तकी उस्मानी एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बहुत बड़े एक स्कॉलर है इस्लामिक, पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है। उनके पास फतवे होते हैं, वो कहते हैं जी ये देखें जी, हमने उनसे मशवरे करके ये सारा जो इस चीज को जो है वो एक शेप दी है, और वो कहते हैं कि जी ये देखिए इस तरीके से वो जायज है। अब मुझे नहीं समझ आता, ये तो एक जो बड़ा आलिम है वही बता सकता है कि उसने किस तरीके से एक हराम चीज को हलाल में बदल दिया। अब मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कोई फतवा ना लग जाए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक शराब की बोतल है, शराब इस्लाम में हराम है, आप उसके ऊपर अब शहद अगर लिख देंगे कि ये शहद है, तो वो शहद नहीं बन जाएगा, वो मेरे ख्याल में वो शराब ही रहेगी। तो ये एक सिर्फ नाम बदल के उस चीज को, एक हराम चीज को हलाल किया जा रहा है। बात सीधी सी है, या तो उसको बोलें कि भाई जी इस चीज को हम अपने निकाल देते हैं कि जी पाकिस्तान में आज के बाद सूद जो है वो हलाल होगा, जिस तरीके से मर्जी आप इसको करें, और सारी की सारी
जिम्मेदारी। और ये मैं फतावे की आपको बात कहूं, फतवे के अंदर यही होता है कि अगर कोई आलिम आपको फतवा देता है तो उस गुनाह की सारी जिम्मेदारी उस आलिम के ऊपर होगी। कल को अगर कुछ किसी चीज की पकड़ होती है तो वो आलिम की होगी, जो लोग हैं वो छूट जाएंगे। और मुझे नहीं पता कि ये कैसे भी कल को अगर इनसे कोई पूछ होगी इस चीज, इनका इनसे जवाब तलबी होगी तो इसके बारे में क्या जवाब देंगे कि एक जो हराम चीज है इस्लाम के अंदर वाजे तौर पर कहा गया है और उसके बोला गया, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि इसका 70 बताया गया कि जो सूद की 70 किस्में हैं जो हमारे इस्लाम के अंदर बताया गया, और उसकी जब छोटी सी छोटी किस्म है उसका गुनाह जो है अपनी माँ के साथ जना करने के बराबर है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरीके से इसको इन्होंने हलाल बनाया है, और वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम है इस वक्त वो सूद के ऊपर ही चल रहा है। ये आरिबहा आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ जी। सर मैंने अभी ये मेंशन किया है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो सूद पर चल रहा है। अगर हम सूद नहीं लेंगे तो हमारा निज़ाम जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें लॉन ही नहीं मिलेगा किसी वर्ल्ड फॉर्म से या किसी अपनी हमसाया बरादर कंट्री से हमें लॉन नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर अभिषेक सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपकी क्या थॉट्स हैं? मेरे क्या थॉट्स हैं, भाई पाकिस्तान है, थॉटलेस आदमी है। इंटरेस्ट आप देखिए, पॉइंट ये कि इन्होंने कहा कि शराब के ऊपर शहद नहीं लिखेंगे, शहद लिख देंगे तो शराब नहीं होगा। भाई यही है, हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान लिख के आपने उसको पाकिस्तान नहीं बना दिया। हिंदुस्तान की टेरिटरी को आपने पाकिस्तान लिखा और उसको पाकिस्तान मानते हैं आप, कन्विंस है कि वो पाकिस्तान है। आपने तक्षशिला को इस्लामाबाद नहीं बना दिया। तो पॉइंट ये है कि आप किसको क्या हम बोले, मतलब आपको दिन रात इस कंट्री के अंदर में एक ही चीज दिखती है, वो है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर्स, मतलब सच्चाई नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए सच्चाई नहीं मानना। आप चाइना को भी अभी आपने 2023 में जुलाई के महीने में आपने कहा था कि चाहे वो रोल ओवर करो, उसको भी आपने सूद दिया, इनको भी आप सूद देते हैं, लेकिन अपने लोगों को जीने नहीं देंगे, इंडिया को भी जीने नहीं देंगे, अपने भी जीने नहीं देंगे। आपने बेसिकली इसको कितनी बार रिपीट किया जाए कि आपका इस्लाम हिंदू विरोध का इस्लाम है, हिंदू नफरत का इस्लाम है, बाकी आपका इस्लाम के ई से लेना देना नहीं। और आप तो उसको समझ भी नहीं सकते क्योंकि इस्लाम के लिए कल्चरल बैकग्राउंड चाहिए जो अरबिया में हो रहा था उस समय। तो अब उसको बार बार फिर से वही स्टोरी का लपेटा जाना, अब क्या ही कहें इस पे कि पाकिस्तान ने पंथी किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख दो इस्लामिया तो इस्लामिक भी हो जाएगा, जमहूरिया भी लिख दो तो जमहूरिया हो जाएगा। आप यही कर रहे हो मुजफ्फर भाई, दारू के ऊपर, हिंदू के ऊपर मुसलमान लिख करके आप बेच रहे हो लोगों को। जब आप सिंध की लड़कियों को मुसलमान बनाते हो तो वही काम कर रहे होते हो आप कि एक हिंदू के ऊपर मुसलमान काली लिख देते हो, वो मुसलमान नहीं बनती। तो पॉइंट ये कि अगर ये बात आपके समझ में आ रही है कि दारू की बोतल पे शराब शहद लिखने से वो शहद नहीं होती, तो ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है कि हिंदुस्तान के लोग खाली कलमा पढ़ने से मुसलमान रिलीजियसली बनेंगे, कल्चरली नहीं बन सकते? ये बात ही समझ में नहीं आने वाली है यार। कितना आप अपने लोगों को समझाइए ये बात, ये एग्जाम्पल जाके दीजिए कि भाई शराब के ऊपर शहद मत लिखो, उसको शराब ही रहने दो। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के ऊपर ये पाकिस्तान मत लिखो। उन बच्चियों को जो कन्वर्ट करते हो, ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी समझाने की कोशिश की थी, आप उनसे खाली जीने का अधिकार छीन लेते हो, रहती वो हिंदू है, आपका कल्चर हिंदू, आपकी भाषा, जब तक वो सिंधु बोलेगी वो हिंदू है, जब तक आपके यहां शादियों में मेहंदी होगी आप हिंदू हो, जब तक आप उर्दू बोलोगे आप हिंदू हो, और जब तक पाकिस्तान में रहोगे तब तक हिंदू हो, क्योंकि वो हिंदू भूमि है। इसके लिए किसी को मिर्ची लगती रहे तो अब तो उसको साउथ एशिया कहना चाहते हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी नहीं कहना चाहते। तो आपके जो लोग हैं उनको समझाइए ये बात कि भारत के लोगों पे मुसलमान का ठप्पा लगाने से पाकिस्तानी नहीं बन जाते, उनका दिल गुर्दा फेफड़ा सब हिंदुस्तानी है। दैट्स इट, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू।
हरी मोहन जी, मेरा आपसे भी सवाल यही है, इस हवाले से आपकी क्या थॉट्स हैं? जो अभी पाकिस्तान में करंट सर्कमस्टांसिस हैं, पाकिस्तान में ऑब्वियसली थोड़े से इकोनॉमी वाइज रिफॉर्म की ज़रूरत है। मैं खुद पर्सनली तौर पे ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ, यानी कि इकोनॉमी वाइज डेवलपमेंट की तरफ जाए, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके, पाकिस्तान में भी जो है वो चीज़ें रिफॉर्म की तरफ जाए, और पाकिस्तान की जो इंटरनल मैटर्स हैं, यानी कि आम आवाम को जिस तरह गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है, उन पे जो बहरान आया हुआ है पिछले 1 1 2 सालों से, हम ज्यादा इस पे धंसते जा रहे हैं। इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, और जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके लिए हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं? बीइंग अ प्रोफेसर, आपकी क्या थॉट्स हैं? रिवाज जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अभिषेक भाई ने जो एक जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान की प्रॉब्लम का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, बिल्कुल वो पार्ट जो जहां से असलियत में पूरी के पूरे सिस्टम ही खत्म वो हो रहा है। और यही रीजन है 2 मिनट के अंदर उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बकियां उधेड़ के कहा। भाई इससे ज्यादा क्या कहें, क्योंकि वो पार्ट एक बिल्कुल स्कॉलरिस्टिक अप्रोच यही होती है कि 2 लाइनों में सब कह दिया, उसके बाद आप इंटरप्रेट करें। तो अब जो थोड़ा नीचे लेवल पे आके मैं बात करता हूं, मामले को इस तरीके से समझिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस मींस, सबसे पहली बात, बार बार अभिषेक जी और हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी इस टाइम पर बन चुकी है कि आई एम नॉट इंडिया, और एक पाकिस्तानी की आइडेंटिटी है आई एम नॉट हिंदू और हिंदू कल्चर। मतलब एक होता है हिंदू कल्चर और एक होता है पाकिस्तान की आइडेंटिटी आई एम नॉट इंडिया। अब इसे इस तरीके से देखिए, कंफ्यूजन क्या है, कल्चरल रूट्स गायब है। और दूसरी बात, असलियत में ये कंफ्यूजन ही दिखा रहा है। और दूसरी बात, प्रॉब्लम ये है, मैं बार बार कहता हूं इस चीज को, बहुत सारे चैनल्स पर कह चुका हूं कि देख रहे हैं जन्नत की तरफ और मांग रहे हैं पैसा। अब भाई या तो जन्नत ले लो या इकोनॉमी ले लो, और मॉडर्न इकोनॉमी पे आओगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, और जन्नत की तरफ देखोगे तो भाई साहब मॉडर्न इकोनॉमी में पिछड़ जाओगे। और ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा कि एक आंख ऊपर और एक आंख इधर, ऐसे नहीं चलेगा। ये एक रूट लेवल प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान इस टाइम पर जेन्युइनली फेस कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सऊदी अरेबिया ने समझ लिया, यूएई ने सऊदी अरेबिया से 15-20 साल पहले समझ लिया, ओमान तो शायद पहले दिन से समझ रहा था, और टर्की ने तो उसको उस टाइम से समझ रखा है जिस टाइम से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी दुर्गति हुई थी। कारण उसका यह है, आप सोचकर देखिए, बहुत बेसिक सा थॉट है, बहुत बेसिक सा, कि यार अल्टीमेटली आप इस दुनिया में एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में रह रहे हैं जहां पर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, या यूं कहें बेसिक पार्ट ऑफ द सिस्टम है। पहला बैंकिंग और दूसरा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट और इंडस्ट्रीज दोनों की दोनों बैंकिंग के ऊपर चलती हैं, और पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम विदाउट इंटरेस्ट यानी ब्याज के बिना चल ही नहीं सकता है। और पाकिस्तान असलियत में इसी चीज के मामले में कंफ्यूज है। इसीलिए जैसे कि अभिषेक भाई ने कहा कि अपनाना तो उसे इकोनॉमी है और ठप्पा लगाना है इस्लाम का। तो जैसे मुजफ्फर भाई ने कहा कि एक बैंक वाले सारे काम वो कर रहे हैं जो एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि भाई ये इस्लामिक है, उसमें एक फतवा जारी करते हैं, और जो फतवा जारी करते हैं उसमें इस पार्ट को जो कि मतलब जो कि अबेंडेंड है, यानी आप वो ले ही नहीं सकते, क्या नाम है, ब्याज ले ही नहीं सकते, वो पूरे का पूरा पार्ट जो है उसे झूठ के दम पे या किसी भी दम पे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि हां भाई ये ब्याज भी ठीक है, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। और जब ये ब्याज ठीक है तो अब कंफ्यूजन यही है कि ग्राउंड लेवल पर खड़ा हुआ आदमी कंफ्यूज है कि भाई तू मुझे बता दे, एक तरफ तुम कह रहे हो कि इस्लाम में ब्याज हराम है और दूसरी तरफ बैंक, जैसे मुजफ्फर भाई ने बहुत बेसिक क्वेश्चन किए कि यार आप मुझे बता दो कि ये कैसे हो रहा है, किस बिहाफ पर, किस प्रिंसिपल पर आप जस्टिफाई कर रहे हो। और जब प्रॉब्लम यही है कि उससे अगली कि जब आप उस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं तो उसके बाद सीधा सीधा फतवा लग गया। अब जैसे जैसे फतवा लग गया, ऑब्वियस सी बात है आम आदमी फिर कंफ्यूज कि अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, भाई करें क्या। घुटन यही तो है कि या तो हम एक इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ जाएं या जन्नत देखी तो इकोनॉमिक सिस्टम निकल रहा है। अब इसमें
एक कंफ्यूज्ड पॉपुलेशन यहां पैदा हो चुकी है, बहुत तगड़े वाली कंफ्यूज्ड पॉपुलेशन है जो दूर दूर तक समझ ही नहीं पा रही कि उसने करना क्या है। अब इस कंफ्यूज पॉपुलेशन को आपने मोटिवेट नहीं कर रखा आपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं, तो पूरा बैंकिंग कुछ भी हो जाए वो कमाएगा नहीं। वो कमाएगा सिर्फ उतना जिससे उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए। जैसे कि बहुत सारी मैं आपकी टीवी डिस्कशंस के यूट्यूब डिस्कशंस के अंदर देख चुका हूं कि वहां पर मुझे पता लगा कि भाई एक मौलाना जो है वो शायद 15,000 रुपए, जबकि आज के दिन एक बिजली का बिल आपके यहां 100 रुपए यूनिट के हिसाब से आ रहा होता है। यानी अगर किसी ने महीने में 100 यूनिट बिजली फूक ली तो 10,000 रुपए का बिजली का बिल आएगा। वो बंदा 15,000 रुपए महीने के अंदर पूरे का पूरा अपना महीना निकाल रहा है, लेकिन धर्म के नाम पे बैठा हुआ है। अब भाई धर्म के नाम पे बैठने में बुराई नहीं है, लेकिन 15,000 रुपए में जिस तरीके से निकाल रहा है वो बंदा, और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो कोई हक नहीं है आपको यह कहने का कि पाकिस्तान पीछे रह गया। फिर उसके बाद यही होगा कि जी पैसे दे दो, कर्जा माफ कर दो, और उसके बाद इस पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाने के लिए कर्जा माफी को भी एक है ना, पहले एक है ना वो लुई कह रहा हूं, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग जो था, उस नाम फ्रांस का एक किंग था जो मतलब ग्लेडिएटर जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है, मैं उसका नाम भूल गया। वो असलियत में उसे गेम खेला। गेम क्या खेला? जनता भूखी मर रही है, उसके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने एक बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया। उसने प्लान क्या बनाया? गेम्स चालू करी। गेम्स चालू करवा के लोग एक दूसरे को उस रिंग के अंदर मार रहे हैं, और लोगों को उस गेम्स का नशा और साथ में दूसरा सस्ता वाला नशा सब बेचना शुरू कर दिया। बस जो भी वहां देखने आए, जो पैसे वाला है वो पैसे खर्च करेगा, जो गरीब आदमी है उसको थोड़ी बहुत रोटियां बांट दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि लोग नशे में और गेम्स के जोश में अपनी रियल प्रॉब्लम्स ही भूल गए, और जब वो अपनी रियल प्रॉब्लम्स भूल गए तो वहीं से उस पर्टिकुलर डायनेस्टी का, रोमन डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब इसे पाकिस्तान के अंदर देखो। पाकिस्तान के अंदर आपका जो एलीट क्लास है, जिसे आप अशराफिया कहो या क्या कहो वो मैं नहीं जानता, वो जो एलीट क्लास है उसने कभी आपकी इस जनता को अपना समझा ही नहीं, और अफीम खिलादी रिलीजन की। यस, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया सर। मैं जब यहाँ पाकिस्तान में जब मैं पब्लिक में जाकर रिव्यूज लिया करती थी ना, तो वहां पर मैं लिबर्टी, आपको पता है पाकिस्तान की लाहौर में ना ये एक एलीट क्लास समझा जाता है। वहां पर ज्यादातर एलीट क्लास आती है, जहां पर मैं रोड शोज किया करती थी। मोस्टली ऐसा ही होता था कि एलीट क्लास वहां पे आके शॉपिंग करती थी, तो उनके रिव्यूज मैं लिया करती थी। अब सीन ये हुआ सर कि मैंने ना उनसे मतलब वो वहां पर एक मतलब व्यूअर ही आया हुआ था, तो मैंने उनको ना रोका और मैंने उनसे कहा कि इस टॉपिक पे आप बात करेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान का ना ये सिनेरियो देखकर कहा कि आप अपने सराउंडिंग में देखें, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की हालात खराब हैं। मैंने कहा सर ये तो आप इंडिविजुअल तबके की बात कर रहे हैं ना, कि एलीट क्लास यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम लोग आते हैं एलीट क्लास ही आते हैं। आपको पता है कि सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो एलीट क्लास ही हैं, जिनका ताल्लुक अच्छी अच्छी फैमिली से है या उनके अच्छी बिजनेस यहाँ पर सेटल है। आप उनकी क्यों नहीं बात करते हैं कि यहाँ पर जो गरीब तबका एक बड़ी मुश्किल में सरवाइव कर रहा है। तो इस पूरे तो आगे से उनका रिस्पॉन्स था कि आप देख लें आपको कहीं से गुर्बत नजर आती है। तो मैं मतलब उनकी बहस में मैंने आगे उनको प्रमोट ही नहीं किया। मैंने आगे से यही नहीं कहा कि फिर मतलब वो बहस पे आ गए ना कि आपको यहाँ पे हालात खराब नजर आ रहे हैं। मतलब वो जो उनको नजर आ रहा है ना कि जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ये है वो है, बस वही उसको प्रमोट कर रहे हैं कि बस यही है। उनको गरीब तबके से जो कि झुग्गियों में रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ पर सफर करें, उनको उनसे कोई मसला नहीं है। उनको वही चीज नजर आ रही है जो एलीट क्लास में, सिर्फ उन्हीं का ही पाकिस्तान है जो एलीट क्लास में जो है वो शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब आप इस बारे में क्या थॉट्स कहेंगे कि जो एलीट क्लास है लोग हैं, उनको किस तरह आप करते हैं कि वो जो ये झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, जैसे आपको पता है कि बेरोजगारी भी बड़ी जो है वो फैलती जा रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे बंद हुई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, उनके लिए ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जो चीजें बेहतर हो सके। हम भी जो है वो अपनी यंग यूथ को बड़े बड़े ओहदों पर देखें, बड़े बड़े जो लीड करते हुए देखें, ताकि वो भी ग्रो हो सके। और लीड क्लास के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक मिनट पहले हरि भाई अपनी बात खत्म कर लें, उनको 2 मिनट दे देते हैं, फिर मैं आता हूँ। ठीक है ना रिवा जी? तो जी जी सर,
नहीं अभिषेक जी आप करिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा अभिषेक सर से पहले मैं एक जुमला बोलना चाहूंगा इनके सवाल के ऊपर। इन्होंने सवाल किया कि झुग्गी वाले या एलीट क्लास। देखिए झुग्गी वाले जो हैं वो ना उनको महंगाई का पहले मसला था, यानी कि वो ये जो फौरी तौर पर अभी जो 3-4-5 साल से पाकिस्तान जो ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हुआ, देखिए झुग्गी वाले तो पहले भी बेचारे उसी पोजीशन में थे, अभी भी वो उसी पोजीशन में है। लेकिन देखने की ये बात है जो एक बहुत बड़ी तादाद मिडिल क्लास की थी वो इफेक्ट हुए हैं। जो हमारे जैसे लोग थे, जो सफेद पोश लोग हैं, उनके ऊपर बहुत इफेक्ट हुआ और बहुत बड़ी तादाद है, ये करोड़ों में है, ये चंद हजारों में नहीं, ये करोड़ों में है। ना तो एलीट क्लास को कोई मसला बना। जी मुजफ्फर भाई माफ कीजिएगा, मैं इस चीज से आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्या होता है कि जब महंगाई का एक लेवल बढ़ता है थोड़ा सा भी, तो उसमें सबसे बुरी तरह अगर कोई पिसता है तो वो सब गरीब आदमी पिसता है। बस प्रॉब्लम ये है जब उसके मुंह से रोटी छिनती, निवाला छिनता है ना, तो वो आवाज नहीं होती। और जब मिडिल क्लास का, देखिए आपका एक बिल आया 84,000 का, तो आपका शोर सुनने लायक था। उसकी तो बिजली ही चली गई भाई साहब, उसकी तो रोटी ही चली गई। और उसकी अभी सुन एक चीज देखिए, बुरा गलत नहीं इसमें, मैं इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब महंगाई बढ़ती है तो चलन जी वीडियो स्टॉप कर दी, वीडियो काफी लंबी है, इसका ना एक और पार्ट आएगा। वीडियो थी भाई साहब आज कर दे और सूद पे। पहले नंबर तो बात ये कि जो आजकल दुनिया का निजाम चल रहा है ना, सूद के बगैर तो चल ही नहीं सकता। क्योंकि भाई अगर किसी कंट्री से $1 बिलियन का कर्जा लेना है तो बगैर सूद के तो भाई साहब कोई, वो कहते हैं ना घरेलू रिश्तेदारी तो हुई ना कि चलो वो सूद के बगैर वो पैसे दे दे। हर कंट्री के भाई मुफाद होते हैं और साफ जाए कोई मेहनत का ही होता है ना, लोगों का कमाया हुआ पैसा होता है। तो वो जब किसी कंट्री को देता है तो उसने भाई साहब सूद तो लेना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो इस्लामिक जो बैंक बने हुए सारे भाई साहब लेते हैं, और लेकिन थोड़ा सा नाम बदल के ले लेते हैं, और वो मिसाल अंदर दी गई है। और ये मैं तो कहता हूँ ये टॉपिक इन्होंने छेड़ी क्यों है? या तो ऐसा हो कि पाकिस्तान में भाई सूदी निजाम नहीं चल रहा, या तो एक निजाम ऐसा हो जो खिलाफ बात करे। पूरी दुनिया में नहीं चल रहा, सारी दुनिया में पाकिस्तान को छोड़ो, सभी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं। अच्छा हिंदुस्तान में नहीं चल रहा? चल रहा है। और उनके धर्म में मना है कि नहीं? है मना, अक्सर धर्मों में सूद मना ही है। वो इसलिए कि भाई पुराने, लेकिन वहाँ पर भी चल रहा है। इसलिए होता था कि पुराने दौर में अगर कोई गरीब बंदा किसी के सूद लेता था, वो उसकी जो रियल अमाउंट होती थी उससे ज्यादा सूद के पैसे हो जाते थे, वो वापस वो इकट्ठा देना होता है। असल तो इस तरह पूरा इकट्ठा पैसा देना है, तब वो अमाउंट याद है। इस तरह कोई कंट्री इकट्ठे पैसे आए ना होते तारक साहब, याद इस तरह कोई कंट्री, एक मिसाल है पाकिस्तान है, इसको इंडिया ही कह देते हैं मिसाल के तौर पे, हम आपको इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा ग्रो कर लो, कल को 4 आने जब आप कमाना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, आप आस्ता आस्ता में दे दें। इस तरह तो कोई करेगा नहीं। ऐसे लोगों को नहीं करता पैसा, वहाँ का जो बैंक का हमारे यहाँ होता क्या है, सऊदीया से, चाइना से, जिस कंट्री से पैसा ले लिया है, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, IMF से ले लिया, डॉक्टर साहब ने तो बता दी कितना लिया है। अच्छा वो पैसा किधर जाता है जी? वो पैसा बाहर जाके किंग टाउन जॉन बन जाते हैं, कोई पापा जॉन कुछ बन जाते हैं। मांगा किसके नाम पे? पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान की जनता आवाम के नाम पे। जब कोई बच्चा पैदा होता है बताया जाता है भाई तेरे बच्चे के ऊपर इतने करोड़ों पे कर्जा है, लाखों में करोड़ों में, क्योंकि उनके पास तो पैसा पहुंचता नहीं। उनके पास तब पहुंचेगा जब वो मांगा हुआ पैसा कंट्री पे लगेगा। ये लोग आज बातें क्यों कर रहे हैं? ये कंट्री तरक्की करेगी क्योंकि वो कर्ज का पैसा हमें मुल्क पर नहीं है। इंडिया का ब्रिज देखा वो अगले दिन, हाँ 21-22 किलोमीटर जो समंदर में बम्बई को दूसरी बम्बई से मिला रहा है जोड़ने, वो जापान से कर्जा लिया। अच्छा मुझे छोड़ी बात, जापान से कर्जा लिया। एक वक्त था जब जापान को पाकिस्तान ने कर्जा दिया था, बिल्कुल वो वक्त खराब है और वो हमारी खुद की वजह से है। बिल्कुल अपनी हमारे खुद की वजह। हम ये कहें कि हमें इंडिया ने बर्बाद कर दिया, यकीन मानने के झूठ है। हमारे अपने करतूत, बिल्कुल हमारी आज तक जमहूरियत मुल्क में चली नहीं। सही बात है इसमें। जिस बंदे ने मुल्क बनाया था अलहदा, जिस तरह सर नबी डॉक्टर साहब ने बताया, भाई आपने जो अटैक की बात की ना शराब और दूसरे की, मुजफ्फर साहब ने शायद की मिसाल दी, उन्होंने मुल्क की मिसाल दी थी।
डॉक्टर साहब ने। इसी तरह से इसने एक मुल्क बनाया था, उस बंदे के नजरियों को लेके नहीं चले। इस मुल्क में जमहूरियत ठीक, अब मुझे बता पहले दिन से इसमें जो चल रहा वो दुनिया जानती है। कर्जा मांगा जाता हमारे नाम पे, मुल्क के नाम पे, वहां पे वो खा कहीं जाते हैं। लेके गए किसी ने कुछ चीबा की नहीं, जरूरत ही नहीं भाई। वो किसका पैसा था? अच्छा, किसी चीफ जस्टिस ने आज तक कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो पैसा खा रही है, खाया है, उसका भी हिसाब होना चाहिए। कहा है किसी ने? एक घड़ी की बात थी, की बात आती है तो वो सारे होतों को जो जिनको भी मिलते हैं उन्होंने वापस करने होते हैं। हाँ, तो और खान साहब बाजवा साहब को भी इतने बड़े बड़े हार मिले थे, उन्होंने तो इसकी वजह ये नहीं है, सूदी निजाम पूरी दुनिया में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, सारे कंट्री ले रहे हैं भाई, दबा के ले रहे हैं। एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूं, इस्लामी कानून एक मेरा अपनी वैसे राय भाई, अब मुझे मौलवियों का पता नहीं, मेरी अपनी राय ये है कि अगर जिस कंट्री में रहते हो वहां का अगर जो कानून आपको कोई चीज अलाउ कर रहा है, अगर आप उसको करते हो तो कोई गुनाह नहीं। क्योंकि इस्लाम में ये भी है ना कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो, हाँ, वहाँ के कानून को आपने फॉलो करना है। अभी हमारे चलो इस्लामी कंट्री नाम बनाया हुआ, लेकिन जो कानून चल रहा है भाई साहब कंट्री में वो इस्लामी नहीं है, वो नहीं है। कई एक ऐसी तरीकेकार है। अच्छा, पूरी दुनिया में सूद चल रहा है, जो पाकिस्तान में सूद चल रहा है वो पूरी दुनिया से अलग ही चल रहा है। IMF से लेना करता भाई साहब, जितने में वो दूसरे कंट्री में देता उससे डबल में सूद हमसे लेते हैं। ऐसी बात है या नहीं? वो ऐसा होता है ना, वो बात है, वैल्यू और डिफॉल्ट होने के लिए उस हिसाब से देखा जाता है। कर्ज सूद देते हैं या नहीं देते हैं। अगर हमने बैंकों से लेना है तो तकरीबन 27% या 17 के लगभग इतने % पे हम लेते हैं सूद। तो भाई साहब हम दे रहे हैं, अगर बैंक से कर्जा ले रहे हैं उससे भी नहीं, इस्लामिक कंट्री, इवन इस्लामिक कंट्री से भी कर्जा लिया उसको भी दे रहे हैं, अपने बैंकों को भी दे रहे हैं। सूद तो भाई साहब हमारे यहाँ चल रहा है। मकसद ये है कि वो सूद किस मकसद के लिए लिया जा रहा है, पैसा वो पूरा करे तब जाकर हमारा कंट्री ग्रो करे। बिल्कुल, वो तो पूरा हो ही नहीं रहा। ये बात। अच्छा, एक मिनट, इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, PDM की हुकूमत थी, पता आप सभी भाइयों को भी है। मैं अब इमरान खान की तारीफ नहीं करना चाहता, वो उन्होंने कहा था आपकी जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, वो दुनिया में 10वें नंबर पे है। ये IMF ने कहा था पाकिस्तान के अंदर आके, वो अगर वो जमानत दे दे तो हम आपको कर्ज देंगे। बात सुन ले मोहन साहब, वो पार्टी वो न एक चेयरमैन था खाली। क्यों कहा था? उसने कहा था इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भड़के थे, उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा कि आपको जितनी बार भी पैसा दिया गया ना पाकिस्तान को, कर्ज दिया गया, किसी ने भी, आपने मुल्क में तो कभी लगाया ही नहीं, आप दूसरी बार फिर साल के बाद कर्जा मांगने आ जाते हो। अगर अपने आवाम पे लगाओ, वो तरक्की करे, नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरियां मिलेंगी, सारा कुछ होगा, तो रोजगार कुछ न कुछ तो बढ़ेगा। वो तो होता नहीं, कर्जा आप लेते रहते हो। जनाब, जो IMF से लेते हैं ना कर्जा, वो डेवलपमेंट के लिए नहीं लेते। अच्छा, वो खाने के लिए लेते हैं भी, जो इनके लिए वो खाए। बिल्कुल। तो फिर मुल्क के ऊपर कर्जा लेने के भी पैसा एग्जाम होते हैं, तो फिर हमारे ऊपर इतना कर्जा सर बता रहे हैं। मुजफ्फर साहब कितना बैंक से कर्जा डेवलपमेंट के लिए एक एशिया का बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मेरे ख्याल में। अच्छा, वो कर्जा देते हैं डेवलपमेंट के लिए। अब ये डेवलपमेंट के लिए भी लेते हैं और उसको भी खा जाते हैं। तो बात तो वही डायरेक्ट साहब आगे टोटल पैसा ये खा जाते हैं। लेते हैं वो होता तेल लेने के लिए या खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करने के लिए लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, CPEC का जो पैसा था, आसम सलीम साहब जो थे उस ISPR के चेयरमैन बने हुए थे, CPEC के चेयरमैन बने थे, वो जो टोटल पैसा लेके CPEC का भाग गए हैं, वो किस खाते में गया? उससे किसी ने पूछने? तो फिर नाम किसके पे? वो नाम तो पाकिस्तान अवाम के आ गया, वो तो पाकिस्तान के नाम पे कर्जा आ गया। उसको तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं पूछेगा, काजी साहब चले गए अमेरिका भाग के, वो पूछे ना उससे। अच्छा भाई, बाकी एक अभिषेक भाई ने बात की कि नो, इसमें कोई डाउट नहीं भाई साहब, हम ना कंफ्यूज हैं, हम इस्लाम को फॉलो करें या अपने कल्चर को फॉलो करें। कल्चर हमारा वो होता है कि जो जिस खित्ते में बंदा रहता है ना, उसका एक कल्चर होता है। अब देखा जाए तो भाई हमारा जो कल्चर है, कपड़े खाने पीने का कल्चर है, वो कोई अरबी कल्चर थोड़ी है। वो तो भाई हम अपने जो खित्ते के हिसाब से कल्चर है, वो है हमारा कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, वो हमारे खित्ते वाली है। बिल्कुल सेम है। हमारी शादी ब्याह होते हैं, वो शादियों में हमारा जो कल्चर है, मेहंदी जो होती है या बहुत सारे नाच गाने होते हैं,
वो हमारा भाई साहब कल्चर के वाला है। इस्लाम में हमारे सूद हराम है, फिर भी हम सबसे ज्यादा सूद पे कर रहे हैं। बैर भी अगर पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं, दूसरों के इस पर कुछ ज्यादा करें, फिर भी हमारी तरक्की सारा कुछ ये भी दबा के कर रहे हैं। लेकिन दूसरों पर उंगली उठाना आसान होता है, उन पर उंगली नहीं उठती है भाई साहब। ये हजारों चीजें ऐसी हैं जो ये अपने मजहब के खिलाफ करते हैं, हजारों चीजें। हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे। उसकी वजह फर्क यही है, उसकी वजह कि उनकी पूरी पावर एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। हमारा पैसा हाथों में रुका हुआ है, अपनी मर्जी से वो चला रहा है। तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, सारा जहान जानता है इस चीज को। अब इलेक्शन के लिए ये क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा है? एक निगरान एक बंदा निगरान, तुझे बना दिया निगरान 3 महीने के लिए, आपने जमीन पर ही नहीं लगे। निगरान की जो भाई साहब जो चुनकर सामने आते हैं उनको भी वो ढंग से काम नहीं करने देते। अब मुझे बताओ, इलेक्शन करवाओ और नई हुकूमत कोई भी है जिसको आवाम सपोर्ट करे, चाहे इमरान खान, गद्दारी, नवाज शरीफ, कोई भी हो जाए, वो बंदा आगे लीड करे और उसको लिख के कानून पास करे। आपने 5 साल पूरे करने, लेकिन जमहूरियत पे चलना है। अच्छा, हिंदुस्तान के हिस्से ऐसा तो हो नहीं रहा, ये अवाम का हक है भाई साहब। अवाम जब तक चलो अंग्रेजों का दिया हुआ ही था, सिंधु हिंदू, तो ये इंडिया को फिर भारत का लेबल ये क्यों लगा रहे हैं? बदल तो हो भी रहे हैं, वो अब मजहब को वो आगे कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान वालों ने मजहब को आगे किया, ऐसे ही वही कर रहे हैं। हाँ, भरत का नाम था, बताएं किसी भगवान के नाम पे इन्होंने अगर पाकिस्तान बनाया धर्म के नाम पर, तो आज वो यही फिर वो ही बन जाता है कि वो तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे, और उसको धर्म के नाम पे भी जा रहे हैं यूसुफ साहब, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं, चुप है, अब खुशहाल हो रही है। तो हमारे यहाँ वो, लेकिन आने वाला वक्त उनका भी ऐसा ही होगा जैसे होगा। मैं तो कितनी बार कह चुका हूं, ये धर्म के नाम पर जुड़े हैं, अब उनकी बारी शुरू हो रही है। मैं तुझे मेन बात उन्होंने भी धर्म शुरू कर दिया। मैं मेन बात बता चुका हूँ। जिस दिन मोदी, जैसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, जिस दिन मोदी इक़्तिदार में चला जाएगा ना, या मतलब इनकी बीजेपी चले जाएगी, हार जाएगा, या मोदी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, मरना तो है, ठेका तो किसी ने लिया हुआ नहीं, कोई मेरा भाई बुरा ना बनाए, मरना तो है ही। उस दिन देख लेना, और मोदी के दौर, उसका तारक दौर देखना, गवाह रहना, तुझे ऐसी हुकूमत इंडिया में नजर नहीं आएगी, चाहे अमित शाह आए, चाहे योगी आ जाए। ये काम उस तरह नहीं चलेगा जिस तरह मोदी लेके चल रहे हैं, हालात खराब होंगे, फर्क पड़ता है भाई साहब। हाँ, मोदी है तो भी मुमकिन है। चलेंगे भाई, धर्म अपनी जगह पर, हर कोई धर्म पर लेकिन कर रहा है, लेकिन दुनिया के साथ दुनिया के रूल अपनाने। मौलवियों की बात करें ना, तो भाई शुरुआत में जब ये ऊंचे स्पीकर आए थे ना, अदालत स्पीकरों में नहीं होती थी शुरुआत में, तो शुरुआत में जो कुछ मौलवियों ने भाई साहब कहा था कि ये ऊंचे स्पीकर इस्लाम में नहीं है, ये गलत है। बाद में इन्होंने उसको अपना लिया, फिर जी कहा कि ये वीडियो फोटो इस्लाम में मना है भाई साहब। ऐसे ही शुरुआत में इसलिए मना किया गया था भाई, क्योंकि वो लोग जो है वो उनकी बुत बना के उनकी पूजा शुरू कर देते थे, अगर वो अच्छा होता था तो। लेकिन अब तो चलो, और लेकिन अब तो वीडियो भी बनाने शुरू हो गई। आस्ता आस्ता जो मौलवी है वो वीडियो पे भी आना, कैमरा पे भी आना शुरू हो गए भाई, आस्ता आस्ता जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ये खुद ही कोई ना कोई इधर से निकाल के ले आएंगे कि भाई कहीं ना कहीं सूद भी ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे फ्री में कोई अगर कंट्री डूब रहा है तो तारक भाई बोलते रहे सबसे ज्यादा सूद बात हो रही है मौलवियों की। 10 करोड़ रुपया शिया हजरात है, वो कोई है शिया हमारे मुल्क में, उसने सिंध के अंदर जाने का एडवांस में 10 करोड़ रुपया एक अशरे का। ला बताओ मुझे, जो मौलवी है, जो जाकिर है, मैं जाकिर की बात कर रहा हूँ, 10 दिन का अशरा है, उसका 10 करोड़ रुपया सिंध के अंदर लिया। वो अभी जो मजलिस पे गुजर गया मालूम, उसके अंदर लिया था। मैं हैरान हो गया कि इस बंदे ने अपनी जबान से इकरार किया, मुझे 10 करोड़ दो पहले तो मैं आऊंगा। क्या वो जायज है? फिर वो दीन बताने जा रहा है 10 करोड़ लेके एक अशरे का। चलेंगे, ठीक है भाई, बाकी अगर पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। मौजूदा टाइम पे भाई साहब सूद के बगैर कोई भी कंट्री चल नहीं सकती। बिल्कुल ये चल रहा है भाई, अगर कोई बंदा बोले ना तो बहुत मुश्किल है।
आज के दौर में चलना मुश्किल है, क्योंकि अब निजाम ही ऐसा हो चुका है। कर्जे के बगैर कोई कंट्री नहीं चल रही, अमेरिका समेत। या तो फिर अपने कुदरती वसाइल इतने हो कि खुद का निकालो और खुद का खा लो, दुनिया की परवाह नहीं है। वो भाई वो डॉक्टर साहब ने मिसाल बिल्कुल सही दी है। एक नंबर तो वो जो मौलवी की मिसाल दी ना कि भाई साहब जरा कोई इकोनॉमी तभी ग्रो हो पाती है जब वहाँ के लोग जो है वो कमाने में उनके पास ज्यादा पैसा हो, उनकी सैलरी ज्यादा हो जी, वो ज्यादा सैलरी होगी, वो ज्यादा खर्चा करेंगे। एक बंदा उसकी सैलरी 10,000 है, 15,000, उसने खर्चे ही उसकी बात है 15,000 वाली, उसने खर्चा करना है तो वो 15,000 तक कर सकता है। एक बंदा उसकी 1,00,000 2,00,000 तनख्वाह है, वो खर्चा करेगा तो 1,00,000 तो खर्च नहीं है, बिल्कुल खर्च देता है। तो जो पैसे ज्यादा पैसे वाला ज्यादा पैसा खर्च करेगा वो कंट्री को भी फायदा होता है। सही बात है। तो यही वजह है भाई साहब कि हमारे पास वो सैलरियां नहीं, वो कभी कभी गवर्नमेंट निकाल देती है कि 25,000 30,000 रुपया सैलरी फिक्स कर देती है, लेकिन आज के दौर में 25-30,000 कम से कम 25 के लगभग भाई आज के दौर में कम से कम एक 3-4 लोगों की फैमिली है ना, तो उसको 1,00,000 रुपया जरूरी, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने का दौर है। क्योंकि भाई साहब अगर 2-3 पंखे चलेंगे तो गर्मी में 30-40,000 के करीब बिल आ जाए, 10,000 तो सर्दी में बिल आ रहा है। तो अगर कोई किराए के मकान में रहता तो वो कैसे सर्वाइव? गैस का बिल, बिजली का बिल, मकान का बिल, बच्चों को फीस के किराए को, मेहमान, कितना मुश्किल है। ऊपर से मेडिकल है, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो बिल्कुल, वो तो भी डॉक्टर तो भी कसाई है, डॉक्टर नहीं कसाई है। और कसाई नहीं भाई, ना 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 इतनी फीस ही नहीं होती जितनी उन्होंने डॉक्टरों ने रख ली है फीस। भाई वो भी तो मेरी कंट्री में रहे, वो इलाज जाके अस्पतालों में फ्री भी हो जाता है। इधर बाहर 50,000 में अपने बच्चे की बता देता हूँ। मेरा बच्चा पैदा होने वाला तो डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर ने कहा 1,00,000 लगेगा। मैं सिविल हॉस्पिटल में चला गया, खुदा की कसम मेरा तारक भाई 1 रुपया भी नहीं लगा, फ्री में अच्छे से हो गया। प्राइवेट वाले ऐसे ही मांगते हैं, वो ही हो गया। वो मुझे 1,00,000 मांगे, वो कसाई ना कहो तो फिर मैं क्या करूँ? उनके खर्चे होते हैं यार, कमाल करता है। तो उनके खर्चे होते हैं जिन बेचारा को लूट रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में खर्चे नहीं हुए, वो जब दवाइयाँ दी थी वो आपकी गवर्नमेंट वो पे कर रही है, क्या वो सारा कुछ नहीं हो रहा था? गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट हमारा टैक्स का पैसा ही होता है, गवर्नमेंट को तो पल्ले तो प्राइवेट वालों के पास तो नहीं रहा। वही बात है ना, तो बोल रहे गवर्नमेंट देती तो फिर से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में रहे, अपने प्राइवेट के लाता ना करे अपने। बिल्कुल वो गलत जो चीज गवर्नमेंट से भी डॉक्टर सरकार लेती, क्लिनिक लेता अपना 5,000 रुपया फीस चेक करने की, दवाइयाँ अलग है। चलो भाई ठीक है, ये कसाई ने बोले तो क्या बोले, हर जगह पे प्राइवेट वाले ऐसे ही होते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।